हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कल हमने शिक्षण विधियों के अर्थ एवं उसके विकास के बारे में पढ़ा था। आज हम उनका उद्देश्य, उनकी विशेषता और महत्व के बारे में पढ़ेंगे। भाषा शिक्षण विधियों के उद्देश्य, यानी भाषा शिक्षण विधियों के क्या उद्देश्य है? स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी। आत्म संयम उत्पन्न करना, यानी उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करना। मौलिक चिंतन उत्पन्न करना। तर्क शक्ति का विकास करना, यानी किसी चीज़ को तर्कपूर्ण कहने का विकास करना शिक्षण विधियों के माध्यम से। प्रभावी शिक्षण बनाना, यानी इंटरेस्टिंग शिक्षण को बनाना, रुचिकर बनाना। पाठ्यक्रम को विभाजित कर समय पर पूर्ण करने के लिए शिक्षण विधियों के उद्देश्य है। बालकों के स्तरानुकूल, यानी बालक की स्तर के अनुसार व्यक्ति भिन्नता, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षण होना चाहिए और पाठ्यक्रम भी होना चाहिए। ज्ञान का स्थायीकरण करने हेतु, यानी शिक्षण विधियों के द्वारा जो ज्ञान ग्रहण किया जाता है वो स्थायी रहता है। बालकों का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण का मतलब होता है उसका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक व्यवहारिक सारा विकास होना। शिक्षक व शिक्षार्थी की सक्रियता के लिए, यानी शिक्षक और शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी दोनों ही शिक्षण विधियों के माध्यम से सक्रिय रहते हैं, निष्क्रिय नहीं होते। शिक्षण में मनोविज्ञान का समावेश के लिए और मूल्यांकन के लिए। ये क्या है? उद्देश्य शिक्षण विधियों के। अब शिक्षण विधियों का क्या महत्व है? सहानुभूतिपूर्ण पैदा करना, यानी शिक्षण विधियों के द्वारा बच्चों में और अध्यापक दोनों में ही सहानुभूति का विकास होता है। पथ प्रदर्शन की योग्यता होना, यानी रास्ता दिखाने की योग्यता होना। श्रेष्ठ सहयोग की भावना। शिक्षण विधियों के माध्यम से श्रेष्ठ सहयोग की भावना का विकास होता है। शैक्षिक सिद्धांतों के अनुकूल होना। प्रेरणादायक और पूर्व ज्ञान पर आधारित होना। शिक्षण विधियाँ प्रेरणादायक भी होनी चाहिए और हमारे पूर्व ज्ञान के आधार पर होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान पर आधारित, यानी वर्तमान में शिक्षण कैसा होता है? बाल केंद्रित। इसलिए शिक्षण विधियाँ भी बाल मनोविज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। क्रियाशीलता के अवसर, यानी शिक्षण विधि निष्क्रिय नहीं होनी चाहिए, क्रियाशील, यानी उसमें क्रिया, सक्रिय रहने का अवसर पैदा कराना चाहिए। मानसिक व शारीरिक श्रम का समन्वय, यानी उसमें मानसिक और शारीरिक दोनों ही श्रम का समन्वय होता है। अब यह शिक्षण विधियों की विशेषता, यानी शिक्षण विधियों में क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो शिक्षण विधि निर्धारित उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होनी चाहिए, यानी जो हमारे शिक्षण का उद्देश्य या लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में सहयोग किसका होना चाहिए? शिक्षण विधियों का। कला और विज्ञान का समन्वय होना चाहिए और सर्वांगीण व्यक्ति का विकास करने में सहायक होनी चाहिए क्या? शिक्षण विधियाँ। ये तो होगी इनकी विशेषताएं। अब है कौशल, यानी भाषाई कौशल कितने होते हैं? 4। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इनकी ट्रिक है LSRW। L का मतलब होता है लिसनिंग, S का स्पीकिंग, R का रीडिंग और W का राइटिंग। सुनना, सुनने को ही बोला जाता है श्रवण कौशल। बोलना, इसको बोला जाता है उच्चारण कौशल। पढ़ने को बोला जाता है वाचन कौशल और लिखने को बोला जाता है लेखन कौशल। अब हम इन चारों कौशलों की शिक्षण विधियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, लेकिन फर्स्ट में सुनना यानी लिसनिंग के शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सुनना यानी श्रवण कौशल, लिसनिंग, श्रवण कौशल। तो श्रवण कौशल की जो विधियाँ है उनका क्या उद्देश्य है और क्या महत्व है? तो पहला है बालकों की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है, यानी श्रवण के द्वारा बालक की जो एक श्रवण यानी कान हमारी एक ज्ञानेंद्रिय है उसका विकास होता है। बालकों में श्रवण के प्रति जागरूकता पैदा होती है, यानी कोई इंसान या व्यक्ति बात कह रहा तो उसको सुनने की जो जागरूकता है, क्षमता, उसका विकास होता है श्रवण कौशल के माध्यम से। अब श्रवण कौशल की कौन कौन सी शिक्षण की विधियाँ है? उसमें फर्स्ट विधि है वाद विवाद विधि। इसमें अध्यापक की भूमिका गौण होती है। जो वाद विवाद होता है उसमें अध्यापक की भूमिका कैसी होती है? गौण। वाद विवाद में किसी भी विषय वस्तु के पक्ष तथा विपक्ष में चर्चा की जाती है। वाद विवाद में क्या होता है? कोई विषय वस्तु ली जाती है
उसके पक्ष और विपक्ष में बातें रखी जाती है और बालक श्रवण कौशल के माध्यम से उस वाद विवाद को बहुत ध्यान से सुनते हैं। यह है वाद विवाद विधि। श्रवण कौशल की दूसरी विधि है श्रुत लेखन अभ्यास विधि। इस विधि के नाम से पता पड़ रहा है, श्रुत यानी सुनना, लेखन यानी लिखना, यानी इस विधि में क्या होता होगा, सुनने का काम और लिखने का काम। चलो विस्तार से पढ़ते हैं। इस विधि में अध्यापक बोलता है और बालक उसे सुनकर लिखते हैं। वाद विवाद विधि में तो क्या होता है, अध्यापक का गौण पद होता है, लेकिन श्रुत लेखन अभ्यास विधि में अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही एक्टिव रहते हैं। श्रुत लेखन में क्या होता है, पहले अध्यापक बोलता है, बालक उसे ध्यानपूर्वक सुनकर लिखते हैं। बालकों के श्रवण कौशल और लेखन कौशल दोनों का विकास होता है। श्रुत लेखन विधि के माध्यम से बालक का श्रवण कौशल का, लेखन कौशल दोनों का ही विकास होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है, ऐसी कौन सी विधि है जो श्रवण कौशल और लेखन कौशल दोनों के विकास में सहायक है, वह कौन सी विधि है, श्रुत लेखन विधि। श्रुत लेखन के माध्यम से बालकों की वृत्तनी और वर्णागति संबंधी अशुद्धियों को दूर किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का 10 से 15% समय श्रुत लेखन के लिए रखा गया है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, यानी श्रुत लेखन के लिए कितना समय रखा गया है, 10 से 15%। कौन से स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर। तथा उच्च स्तर पर यह समय 3 से 5% रखा गया है, यानी प्राथमिक स्तर पर कितना रखा है, 10 से 15%, और उच्च स्तर पर रखा गया है 3 से 5%। प्राथमिक स्तर के लिए पठित अंश का, यानी जो अपने बच्चों को पढ़ा दिया, तथा उच्च स्तर के लिए अपठित, जिसको अपन को बच्चे को नहीं पढ़ाया गया, श्रुत लेखन लेना लाभकारी होता है। यानी प्राथमिक स्तर पर जो श्रुत लेखन का काम होता है वो पठित अंश में होना चाहिए, और उच्च स्तर के लिए अपठित अंश से श्रुत लेखन का काम देना चाहिए। इस विधि में अध्यापक पूरे अंश को कितनी बार दोहराता है, 3 बार। श्रुत लेखन अभ्यास विधि में पूरे जो क्रम होता है उसको कितनी बार दोहराया जाता है, 3 बार। श्रवण कौशल की तीसरी विधि है भाषण विधि। भाषण देना भी अपने आप में एक कला है। अगर आप प्रभावी भाषण देंगे तो सुनने वाला भी इंटरेस्ट से सुनेगा और उसके जीवन में उसको उतारेगा, तो इससे भी हमारा श्रवण कौशल का विकास होता है। चौथी विधि है कविता पाठ। इसके माध्यम से बालकों को उतार चढ़ाव का ध्यान रखते हुए कविता पाठ करके सुनाता है। कौन, अध्यापक। और बालक भी शिक्षक को सुनकर उसी उतार और चढ़ाव के साथ कविता पाठ करते हैं। तो इसके माध्यम से श्रवण कौशल का विकास होता है। कैसे, जब अध्यापक किसी कविता को लय और ताल के साथ पढ़ेगा, उतार चढ़ाव के साथ, तो वो सुनेगा, इससे उसका श्रवण कौशल का विकास होगा। अंत्याक्षरी विधि। अंत्याक्षरी में क्या होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, और जो कविता एक पक्ष बोलता है, उसका जो एंड का जो अक्षर होता है उसी से दूसरा पक्ष स्टार्ट करता है। एक होती है सस्वर पाठ। इसमें अध्यापक कविता को लय ताल के साथ पढ़ता है और उसी लय ताल के साथ फिर बच्चे उसके उच्चारण करते हैं।